हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर आगरा में। और ये खबर अपने आप में यूपीएससी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी कृषि से आजकल खूब क्वेश्चन पूछता है। तो सवाल है कि भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, ये जानना है हमें। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आलू की खेती पर इतना जोर क्यों दे रही है सरकार, आलू की खेती में हमारा पोजीशन क्या है, फायदा क्या मिलेगा, चुनौतियां क्या हैं, और साथ ही आलू का नेटिव कौन से कंट्रीज हैं, आलू इंडिया पहुंचा कैसे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी। आइए एक एक करके अलग अलग बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए खबर क्या है। आगरा में एस्टेब्लिश हो रहा है CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर। ये प्रस्ताव था, यूपी गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा था, कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूर कर दिया है। इसका मतलब अब खुलेगा। CIP क्या है? ये है पेरू में, लीमा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसे कहते हैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। इसका साउथ एशिया रीजनल सेंटर आगरा में खोलने की बात हो रही है। सेंटर खुलेगा तो क्या होगा? ये सिर्फ इंडिया के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई जो कंट्रीज हैं उन सब के लिए फायदेमंद होगा, उन सबको सर्व करेगा। ठीक वैसे ही जैसे इसका एक और सेंटर खुला था 2017 में चाइना में। तो 2017 में जो चीन में इसने विंग खोला था उसका नाम दिया था चाइना सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक, CCCAP। इसे बीजिंग में खोला गया। और ये क्या करता है? ये सिर्फ चीन को ही सर्व नहीं करता, बल्कि पूर्वी एशिया को भी सर्व करता है, प्रशांत क्षेत्र को भी फायदा पहुंचाता है, उसको भी सर्व करता है। तो ठीक है, इंडिया में भी ऐसे खुलेगा तो दक्षिण एशियाई कंट्रीज के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। और इसके दो ही सेंटर हैं। पहला चाइना में खोल चुका है, एशिया में बात करें तो दो ही सेंटर हैं, चाइना में और अब इंडिया में खुल रहा है। अब भारत में सवाल है कि क्या पहले भी कोई ऐसा सेंटर खुला है इंटरनेशनल लेवल पर? तो देखिए, भारत में ये दूसरा महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इसके पहले खुला था 2017 में फिलीपींस बेस्ड IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका रीजनल सेंटर खोला गया था बनारस में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जा सकता है। शिमला में इसके अलावा, ये हो गया इंटरनेशनल सेंटर्स की बात कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है 2017 में, ये फिलीपींस बेस्ड है और इसको खोला गया था। इसके अलावा भारत में आगरा में दूसरा सेंटर खुल रहा है, इंटरनेशनल जो CSARC है वो आगरा में खुल रहा है। अब इंडियन जो आलू के लिए इंडिया में क्या हो रहा है? तो इंडिया में एक सेंटर है शिमला में, जिसको कहते हैं ICAR-CPRI। ICAR आपको पता ही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है। और वो मिलकर खोला सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI, ये शिमला में। ये पोटैटो के लिए रिसर्च का काम करती है। तिरुवनंतपुरम में एक सेंटर है ICARCTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्यूबर का मतलब होता है कंद, जिसको आप बोलते हैं। ये स्वीट पोटैटो के लिए खोला गया। तो ये दोनों ही इंस्टीट्यूट आपको ध्यान पे रखने हैं, कहीं भी मेंशन करना पड़ सकता है। सवाल है कि आलू पर इतना जोर क्यों दे रही है सरकार? इसलिए दे रही है कि चावल और गेहूं के बाद दुनिया का ये तीसरा सबसे ज्यादा उपलब्ध क्रॉप है। और ये आपको आश्चर्य में डाल सकता है, आलू चावल और गेहूं के बाद सबसे ज्यादा अवेलेबल है। मक्का और कसावा के बाद छठे नंबर पर स्वीट पोटैटो है। यानी टॉप 6 अगर अवेलेबल क्रॉप्स की बात करें तो उसमें 3 नंबर पर मिलेगा आपको आलू और 6 नंबर पर मिलेगा शकरकंद। चीन में आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी होता है। 2020 के आंकड़ों को अगर देखेंगे आप तो चाइना 78.4 मिलियन टन के साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी था और प्रोड्यूसर भी था। साथ ही इंडिया दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है, 51.3 मिलियन टन। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चीन और भारत को मिला दीजिए तो दुनिया में जितनी उत्पादन जितना होता है उसका 1/3 तो चीन और भारत अकेले मिलकर कर देते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है? आलू और शकरकंद की उत्पादकता को बढ़ाना है इंडिया में, जो कि अभी कम है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना है। वैल्यू एडिशन के जरिए असली मकसद है खाद्य और पोषण की सुरक्षा को बढ़ाना। तो इस बात को याद रखना है। किसानों की आय को बढ़ाना और रोजगार सृजन में इजाफा करना, यह भी इसका मकसद है। CSARC क्या करेगा? नई वेराइटीज को डेवलप करेगा, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो चुनौती है आलू की खेती को लेकर वो क्या है, वो मैं बताता हूं आपको कि सीड्स हमारे यहां बहुत उन्नत किस्म के नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, पर हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता, कम रह जाता है। तो इसलिए जैसे आलू की खेती की अगर बात करें तो 25 टन पर हेक्टेयर की खेती हमारे यहां होती है, लेकिन जो पोटेंशियल इसका उत्पादन, यील्ड बोलते हैं जिसको, पर हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो सकता है, पर यूनिट में कितना उत्पादन हो सकता है, उसको बोलते हैं कि यील्ड कितना है। तो यील्ड 25 टन पर हेक्टेयर है, लेकिन होना चाहिए था 50 टन पर हेक्टेयर। पोटेंशियल है लेकिन उतना हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों?
सीड्स हमारे पास अच्छी वेराइटीज के नहीं है, उन्नत किस्म के नहीं है, तो ये सेंटर जब आएगा तो नई वेराइटीज को डेवलप करने पर फोकस करेगा। इससे क्या होगा, सीड्स ही ऐसे बनेंगे जो रोग मुक्त हो, जो प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त फसल हो, जो जलवायु सहनशील फसल को तैयार कर सके और इससे ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ जाए। ग्लोबल साइंस की विशेषज्ञता हमारे यहां आ जाएगी, जेनेटिक संसाधन और ग्लोबल नवाचार का फायदा हमको मिल जाएगा जो अभी तक हमारे यहां मिसिंग है। प्रोजेक्ट का खर्च कौन उठाने वाला है? देखिए, पूरी परियोजना का खर्च आ रहा है करीब 171 करोड़ रुपए, जिसमें से मेजर पार्ट तो इंडिया खुद ही वहन करेगा, 111.5 करोड़ रुपए तो इंडिया उठा रहा है, और 60 करोड़ की फंडिंग सीपीआई खुद करेगी। उत्तर प्रदेश ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो आगरा में 10 एकड़ जमीन प्रोवाइड करवाई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो आगरा में ये सेंटर खुल रहा है। भारत में अगर बात करें कौन कौन से टॉप लीडर स्टेट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं आलू, तो भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 15 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, और तीसरे नंबर पर है बिहार जो 9 मिलियन टन के साथ। और ये आंकड़े 2020-21 के, यानी टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार टॉप 3 स्टेट्स हैं आलू की खेती में, तो बेल्ट, पोटैटो बेल्ट में यही आते हैं। उसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब ये भी महत्वपूर्ण उत्पादक हैं, ये सब पोटैटो बेल्ट के ही पार्ट हैं। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो वहां मुझसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि यूपीएससी के लिए बहुत सिस्टमैटिक तैयारी करने का अभी सबसे अच्छा मौका इसलिए है क्योंकि मॉनसून सेल चल रहा है और इसमें आप बहुत कम कीमत पर एडमिशन ले सकते हैं। अमृत लाइव कोड यूज कीजिए, बहुत ही कम कीमत पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस समय 30 जून तक ये सेल चल रहा है, तब तक आपको मौका है कि आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। वैधता अधिक मिल जाएगी, इसमें आसान रिफंड भी है किसी सवाल के बिना, और साथ में जो भी फीचर्स हैं वो तो आपको पता ही हैं। अगर नहीं पता तो 1000+ घंटों की लाइव कक्षाएं, 1-to-1 मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारे फीचर्स हैं। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, सारी जानकारी पढ़िए, फीचर्स पढ़िए, और उसके बाद अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। सुबह 8 बजे का बैच ऑलरेडी चल रहा है, 23 जून को शुरू हुआ है, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब सवाल है कि भारत में आगरा में इस सेंटर की जरूरत क्यों थी? देखिए, आलू की खेती में मैंने आपको बताया कि जो एवरेज यील्ड है भारत में 25 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि आधा है, यानी 50 टन पर हेक्टेयर होना चाहिए था लेकिन 25 टन पर हेक्टेयर है। दूसरा वजह क्या है इसकी, ये भी मैंने बताया कि हाई क्वालिटी की सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है, और इस सेंटर के आने से वही फोकस होगा कि हाई क्वालिटी के सीड डेवलप हो पाए। इसी तरह स्वीट पोटैटो की फसल में भी जो एवरेज यील्ड है वो 11.5 टन है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो 30 टन प्रति हेक्टेयर से है, और 30 टन प्रति हेक्टेयर से काफी कम जो प्रेजेंट एवरेज यील्ड है वो हमारा है, तो इसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरी बात, CSARC की स्थापना से भारत को क्या मिल जाएगा? लार्जेस्ट ग्लोबल कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है, जर्म प्लाज्म किसको कहते हैं? वो सेल और टिश्यूज जो नए ऑर्गेनिज्म, नए अंगों को पैदा करते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं। ये जो चीज है लार्जेस्ट ग्लोबल कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, ये इंडिया को मिल जाएगा क्योंकि ये अभी CIP के पास है। दूसरा, घरेलू आलू बीजों का उत्पादन हो पाएगा, डोमेस्टिक जो सीड्स हैं उनका उत्पादन हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी आलू के बीज अलग अलग देशों से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो डिपेंडेंसी है इस मामले में, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, आयात की निर्भरता खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। आलू और शकरकंद के निर्यात की क्षमता बढ़ जाएगी, और खाद्य प्रसंस्करण में भी, फूड प्रोसेसिंग में भी हम ज्यादा बेटर कर पाएंगे। ये सब जरूरतें हैं। CIP क्या है इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, 1971 में ये स्टैब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। पेरू के लीमा में हेडक्वार्टर है, और पेरू में ही क्यों है? क्योंकि पोटैटो नेटिव है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ठीक है। यही वाला जो बोलीविया और पेरू के बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहीं पर आलू की खेती सबसे पहले हुई थी, आज से 7 से 9,000 वर्ष पूर्व। तो आलू उनकी खेती को लेकर 1971 में एक स्थापित किया गया इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, पेरू के लीमा में हेडक्वार्टर है। ये आलू, शकरकंद, एंडियन रूट्स और ट्यूबर्स यानी कंद पर फोकस करता है, ठीक है। रूट्स मतलब यहां जड़ से, जो एंडीज एरियाज में जो जड़ वाले इस तरह के कंद हैं, ठीक है, जैसे आपने अरबी वगैरह देखा होगा। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में सबसे ज्यादा काम है इनका, और 1975 में भारत के ICAR के साथ भी इनका समझौता हुआ था, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता हुआ था आलू और शकरकंद की खेती में सहयोग को लेकर। उस समय 1975 में एक अग्रीमेंट हुआ था। आलू का इतिहास क्या है? देखिए, आलू मुख्य रूप से जैसा मैंने बताया, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो पेरू है, और ये इधर बोलीविया है, और पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर लेक टिटिकाका है, ठीक है। तो टिटिकाका का जो रीजन है, इसी रीजन में
जंगली पौधे के रूप में उगाया जाता था आलू, उगता था, उगाया भी नहीं जाता था। तो मूल रूप से दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में जंगली प्लांट के तौर पर उग जाता था, और ये बात है 7 से 9,000 साल पहले की। तो एंडीज पर्वत क्षेत्र में ये लेक टिटिकाका एरिया में आलू की खेती शुरू हुई। स्पेन के लोगों ने समय के साथ साउथ अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में स्पेन वासियों ने पहुंचाया, इक्वाडोर में, बोलीविया में, ठीक है, बाकी जगहों पर। 16वीं सदी के अंत आते आते तक कई यूरोपियन कंट्रीज तक इसकी जानकारी मिली, ये पहुंचा, जैसे इटली, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि। लेकिन वहां इसका इस्तेमाल होता था सूअरों को खिलाने के लिए, या फिर बहुत जो गरीब इलाके हैं, बहुत पिछड़े इलाके हैं, उन लोगों के खाने में होता था। एलीट लोग नहीं खाते थे, सोचते भी नहीं थे। यूरोपियन नाविक, व्यापारी, मिशनरीज जब अपने उपनिवेश वाले एरियाज में आने लगे तो फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही उनका पूरा उपनिवेश था। इस तरह से कई देशों तक एशिया प्रशांत में पहुंच गया, और इसी क्रम में आलू भारत पहुंच गया। पुर्तगाली लोग लेकर आए, माना जाता है कि 17वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगाली लोग लेकर भारत आए थे। और इस पर एक यूपीएससी ने इस तरह का एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आपको ध्यान पर होगा। यूपीएससी ये पूछ सकता है कि भाई आलू कौन लेकर आए इंडिया, ठीक है। 18वीं 19वीं सदी के अंत में आलू भारत के पहाड़ों में और मैदानी इलाकों में मुख्य सब्जी के तौर पर उगाया जाने लगा, यानी वेजिटेबल क्रॉप के तौर पर। चुनौतियां क्या हैं आलू की खेती को लेकर भारत में? देखिए, पोटेंशियल क्रॉप यील्ड को हासिल ना कर पाना चुनौती है, क्योंकि उन्नत सीड्स नहीं है हमारे पास। क्रॉप यील्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि पर यूनिट जमीन के एरिया पर कितना प्रोडक्शन होता है, इसी को कहेंगे कि क्रॉप यील्ड क्या है। तो मैंने बताया था कि आलू की औसत यील्ड 25 टन पर हेक्टेयर है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। दूसरा, आलू कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप है, यानी इसमें निवेश की जरूरत है। पूंजी निवेश इंडिया में उतना नहीं हो पाता, ज्यादातर निवेश गेहूं और चावल में किया जाता है। आलू में निवेश करना एक तो छोटे किसानों के लिए बहुत मुश्किल है, और बड़े किसान इसमें निवेश करना नहीं चाहते, वो दूसरी फसलों में निवेश करना चाहते हैं। तीसरा, ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसकी वजह से भी दिक्कत है, क्योंकि कम से कम आधा तो लेबर चाहिए आलू के कंद चुनने में। इंडिया में अगर इसके लिए मशीन से अवेलेबल हो तो काफी ज्यादा उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इंडिया में ऐसे मशीन से अवेलेबल नहीं है, उन मशीन्स को भी यहां ले आना होगा। तो लेबर इंटेंसिव क्रॉप एक तो है, इसकी वजह से दिक्कत है कि लेबर अब बहुत कम मिल रहा है। उसका रीजन क्या है? जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम है तो लेबर डाइवर्ट हो गए, भाई अपनी खेती के अलावा वो ज्यादातर समय तो लेबर के तौर पर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं, और ये फसल लेबर इंटेंसिव है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा श्रम की जरूरत है। अगला पॉइंट है कि भाई उर्वरक की गलत मात्रा के इस्तेमाल से भी नुकसान होता है, और ये ज्यादातर किसान क्या करते हैं, अपने निजी ज्ञान और आधार के अनुभव के आधार पर ये गलत मात्रा में इस्तेमाल कर देते हैं। इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट का बैलेंस बिगड़ जाता है फसल में, उसके बाद फसल में भी बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बिगड़ता है, और मिट्टी में भी, और इससे अल्टीमेटली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और फसल कम उत्पादक हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत कम है। आलू आपको पता है कि बहुत भारी भरकम जब तैयार होता है भाई, तो 100 किलो के आलू का अगर एक बोरे देखेंगे आप, तो उसको लेकर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ठीक ठाक जगह चाहिए। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ताकि अलग अलग रीजन में पहुंच सकें। उसका रीजन ये है कि ये बहुत पूरे देश में नहीं उपजाया जाता, ये रीजन सेंट्रिक है, कई रीजन, कुछ खास रीजन्स में उगाया जाता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो पूरे देश में ये पहुंच पाएगा और तब किसानों को फायदा हो पाएगा। कोल्ड स्टोरेज की समस्या आपको पता है, कृषि के हर उत्पाद के साथ कोल्ड स्टोरेज की समस्या जुड़ी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक की सप्लाई उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो कोल्ड स्टोरेज पॉसिबल नहीं हो पाता और सरकारें बना भी नहीं पाती। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा चैलेंज है ही, क्योंकि जो फसल की उत्पादकता के लिए टेम्परेचर चाहिए, जो पैरामीटर्स चाहिए, वो अब हिल रहे हैं, तो उससे भी नुकसान है। इन सारी चुनौतियों के बीच ये सेंटर डेवलप हो रहा है। उम्मीद है कि आलू की खेती में अब कुछ फायदा हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्विज नंबर 23। आगरा में स्थापित होने वाले CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर का उद्देश्य क्या है? गन्ने का निर्यात बढ़ाना, आलू और शकरकंद का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा, किसान आय और रोजगार सृजन सुनिश्चित करना, केवल शकरकंद की खेती को बढ़ावा देना, या फिर जलवायु परिवर्तन पर शोध? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।